हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। और चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पार्ट 4 शुरू कर दिया है। नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। लिखा है रघुवीर साहे जी ने। ये एक ऐसी मार्मिक कविता है जिसमें कवि ने भावनाओं को दर्शाया है, व्यंग किया है दूरदर्शन पर। अर्थात दूरदर्शन मीन्स ऐसे प्रस्तुतकर्ता जो कमजोर या निर्बल व्यक्तियों की सहायता से या उनके सहारे अपने आप का एक मतलब या एक उल्लू सीधा करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। यही इस कंप्लीट चैप्टर के दौरान मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगी। प्रश्न पूछने के साथ साथ मैं बहुत से और भी कई प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी, ताकि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हमारा जो सार है या हमारा जो उद्देश्य वो पूर्ण रूप से सफल हो सके कि आखिर कविता आपके सिलेबस में रखने का उद्देश्य क्या है। रघुवीर साहे जी ने कविता का शीर्षक कैमरे में बंद अपाहिज क्यों रखा, आखिर अपाहिजों पर कविता लिखने की क्या आन पड़ी है, क्या कोई ऐसी खास वजह है? बिल्कुल जानेंगे हम सब कुछ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कवि जीवन परिचय पर। रघुवीर साहे जी का जन्म हुआ था सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और ये पेशे से पत्रकार भी थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम भी किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, याद रखिएगा इनकी पत्रिका का नाम पूछा जा सकता है तो कल्पना इनकी पत्रिका का नाम है। और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और सन 1990 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। बहुत कुछ कर जाते हैं हमारे रचनाकार, साहित्यकार, कवि, जो हम सब के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। और हम सब किसी ना किसी तरीके से, आपने सुना ही होगा, भाई मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट ये है, तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये है, मैंने ये देखा, मैंने ये किया, लेकिन सच में मुझे सच में या वास्तविकता तो तब पता चली जब मेरे समक्ष ये हुआ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं जो हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती हैं। ऐसी ही कुछ ये कविता है जिसमें कवि ने निर्बल, असहाय और पीड़ित व्यक्तियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, और वो अपने उद्देश्य में पूरी तरह से खरे भी उतरे हैं, क्योंकि उन्होंने कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया है कि किस तरह से जो प्रस्तुत करता रहते हैं, ये संचालन करता रहते हैं, वो अपने आप की टीआरपी या लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किस तरह से किसी असहाय या निर्बल को अपना हाथ की कठपुतली बना लेते हैं और उसको इस तरह से बंद कमरे में या फिर पर्दे के पीछे उससे इस तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो आखिर सोचता है कि मैं करूं क्या, प्रश्नों के उत्तर कैसे दूं, क्योंकि प्रश्नों की बौछार यहां से वहां से यहां से, तो वो जितना पीड़ित था उससे 2 गुना 4 गुना और पीड़ित हो जाता है। बस तो यही इनको चाहिए होता है। कवि ने कहा है कि जब वो पूरी तरह से पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, विकल्पित हो जाता है, तब इनका कैमरा ऑन होता है, ताकि हम सबको अर्थात ऑडियंस या दर्शकों को यह दिखा जा सके कि बेचारा कितना पीड़ित है। वास्तव में उनकी पीड़ा सिर्फ वही समझते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, जाके पाँव ना पड़े विमाई वो का जाने पीड़ पर आई। हम लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं या फिर उनको ढांढस बंधा सकते हैं या सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जो जिस पीड़ा से गुजरता है उसका दर्द, उसका जो विकल्पित मन है, वो सिर्फ वही जानता है। लेकिन यहाँ पर टीआरपी और लोकप्रियता के चक्कर में कैमरे या जो प्रस्तुत करता है या संचालन करता है, वो किस तरह से एक बंद कमरे में ले जाकर अपाहिजों या निर्बलों की सहायता से अपने आप को प्रसिद्धि दिलाते हैं। साथ ही साथ क्या कह देते हैं, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, और सामाजिक कार्यक्रम की हूबहू सील लगाने के लिए या उस पर ठप्पा ठोकने के लिए उसको इस कदर यातनाएं देते हैं, किस तरह की भाषा की यातनाएं, ताकि वो और विकल्पित हो और लोग या जो ऑडियंस हैं या जो दर्शक हैं वो भी उसको देखकर आंसू बहाने लगे। जब उसका आंसू बहाना और दर्शकों का आंसू बहाना एक साथ हो जाता है, समझिए इनका उद्देश्य पूरा हुआ। जी, वो इसलिए क्योंकि ये इसी उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, या हर एक पल, हर एक इतनी सी, कहते हैं ना, बाल के बराबर बातें या जो भी सब कुछ होता है वो प्री डिसाइडेड रहता है।
इसमें कुछ भी अचानक नहीं होता और हम सबको लगता अरे अचानक ये हो गया, अरे अचानक वो हो गया, लेकिन ये सब कुछ डिसाइडेड रहता है, स्क्रिप्टेड रहता है। तो रघुवीर सहाय जी ने इसी पर हम सबका ध्यान आकर्षित किया है कि यदि करना ही है किसी की सेवा, यदि वास्तव में देना ही है किसी को ढांढस या सांत्वना, तो उसके लिए हमको जग को बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम वास्तव रूप में किसी के दिल के दर्द को कम करना चाहते हैं तो उसे मीठे शब्द कहें, ना कि कड़वे प्रश्नों की बौछार। कविता हमें बताती है कि किस तरह से हमें अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ है या जो वास्तविक जीवन में उसमें सतर्कता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। सुख दुख सब कुछ लगा रहता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सिर्फ सुख ही सुख देखे हों, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ दुख 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 ही आए हों। हर समय कभी उतार कभी चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और ये जीवन की सच्चाई है। वास्तविकता यही है कि हमारे सामने जो भी रोड़े आते हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, उन सबको पार करते हुए धीरे धीरे धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना है। ना तो खुशियों में बहुत अधिक उछलना है, ना ही दुखों में पूरी तरह से निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की है वो चक्र निरंतर चलता रहता है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य उस प्रकृति की रचना को, उस परमात्मा के जो क्रिएशन है उस पर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है और इसका हर्जाना उसे भी समय समय पर भुगतना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी भूकंप तो कभी बाढ़ तो कभी सूखा, और तब जाकर समझ में आता अरे शहर का शहर डूब गया या वहां पर सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये क्या है? प्रकृति के चक्र के साथ यदि हम छेड़छाड़ करेंगे तो परिणाम, दुष्परिणाम हमें देखने ही होंगे। आइए जानते हैं, कविता को पढ़ते हैं और पुनः इसको समझकर हम अपने जीवन में कुछ ऐसे मूल्यों को विकसित करते हैं, ऐसे मूल्यों को लाते हैं जो हमें मानव होने पर गर्व महसूस करा दें। लिखा है, शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहां पर हम शब्द है प्रस्तुतकर्ताओं के लिए। जी हां, प्रस्तुतकर्ता अर्थात जो संचालन करते हैं, और उन्हीं के लिए हम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, अर्थात हम जो चाहेंगे वो हम कर सकते हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा रुख मोड़ सकते हैं। तो हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अब एक दुर्बल, अक्सर लोग उसी को पीड़ा देते हैं जो ऑलरेडी पीड़ित है। अक्सर लोग उसी को परेशान करते हैं जो पहले से परेशान है। अरे यदि आप समर्थ और शक्तिवान हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जाओ जो पहले से शक्तिवान हो, नहीं, वहां तो हमारी घिग्गी बन जाती है। लेकिन जहां निर्बल और बेचारे बेसहारा व्यक्ति होते हैं उन पर हम अपनी सत्ता झाड़ते हैं। यही दुनिया की रीत है। तो कहा है इन्होंने, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अब बंद कमरे में क्यों? ताकि बंद कमरे में उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएं, प्रश्न पूछ पूछ कर उसके जो जख्म है उनको और कुरेदा जाए, जले पर नमक छिड़का जाए, जिससे वो अपनी पीड़ा में जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था और अब अपने जख्मों को कुरेदता हुआ देखकर वो पुनः पीड़ित हो जाए। और उनको यही चाहिए। उससे पूछेंगे, अब एक अपाहिज को कमरे में लेकर आए, एक विकलांग को, ठीक है, बंद कमरे में लेकर आए, और क्या पूछ रहे हैं? तो क्या आप अपाहिज हैं? अरे भाई दिखाई नहीं देता है क्या? लेकिन नहीं, फिर भी प्रश्न पूछेंगे। ये तो महज 2-3 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ही समझ में नहीं आते तो कोई उत्तर क्या देगा? और वो पूरी तरह से विकल्पित होकर बस रोने की कगार पर आ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, आंखें फूल जाती हैं। ठीक है, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है ना? अब ऐसे प्रश्न जिनका मतलब उसके दुखों पर और जले पर नमक छिड़कने के समान है, इस तरह के प्रश्नों की बौछार जब किसी के समक्ष की जाएगी, वो भी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो पहले से पीड़ित हो, तो उस पर क्या बीतेगी। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोष्ठक कहते हैं हिंदी में ब्रैकेट को, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब ये आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है कैमरामैन की तरफ कि हाँ यस,
अब ये पूरी तरह से रो चुका है, अब ये पूरी तरह से बिलख रहा है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, बिल्कुल कैमरे को फोकस करके वहां पर बड़ा बड़ा दिखाएंगे ताकि हम सब दर्शकों को उसकी फूली हुई सूजी हुई आंखें दिख सके। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। और वह बता नहीं पाएगा, और जब कैमरे के सामने आएगा तो वह बिलख बिलख कर बस रोने लगेगा, और हम सबको सिर्फ वही दिखेगा जो दिखाया जा रहा है। जबकि पर्दे के पीछे या कैमरे के पीछे या बंद कमरे में क्या हुआ ये तो सब आपने जान ही लिया है। वैसे भी आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, इन चीज़ों से वाकिफ होंगे, लेकिन पुनः होता क्या है कि हम जानते तो बहुत सारी बातें हैं, जानते तो बहुत सारी जानकारी भी हमें होती है, लेकिन अक्सर हम उनको भूल सा जाते हैं। लेकिन सतर्कता और चौकन्ना हमें हमेशा रहना है। यही लिखा है जो अभी हमने बताया। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग से लिया गया है। रघुवीर साय जी द्वारा रचित कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। इसमें कवि ने चित्रण किया है कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति से टेलीविजन या कैमरे के सामने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तरह तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, कई तरह से उनको यातनाएं दी जाती हैं भाषा के माध्यम से। ऐसे प्रश्नों की बौछार की जाती है कि वो स्वयं सहम जाता है, डर जाता है, और उसके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं होता। फिर क्या होता है, उसे एक बंद कमरे में बिठाकर उससे अनेक प्रकार से संवेदनहीन प्रश्न पूछे जाएंगे। संवेदनहीन का क्या अर्थ है बताइए? संवेदनहीन मीन्स संवेदना शून्य, एकदम उसकी भावनाओं को कचोट कर, या उसकी मतलब संवेदनहीन भावनाओं रहित के बिना, संवेदना के बिना, कोई सांत्वना नहीं, कोई दिलासा नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, बस उससे पूछे जाएंगे तरह तरह के प्रश्न। और हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, यदि हैं तो क्यों हैं। ठीक, आपकी सारी कमजोरी आपको कष्ट देती होगी, है ना, कष्ट देती होगी ना, तो आपको यह कमजोरी दुख देती है, और फिर उसके समक्ष अपने कैमरे को बड़ा करके दिखाएंगे ताकि उसे बड़ा करके दिखाया जा सके और दर्शकों की सहानुभूति ली जा सके। इसी तरह उसमें पूछेंगे कि आप हमें अपना दुख बताएं, जल्दी बताएं। कवि कहता है कि इस प्रकार से टेलीविजन कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता समझते हो, निर्बल से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वह अपने दुखों को बता नहीं पाएगा, वह अपनी संवेदना को इनके समक्ष नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो क्या कहे उसको देखकर हम सब उसके दुख का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उससे तरह तरह के प्रश्न पूछकर तो वो कुछ नहीं कह पाएगा। आखिरकार वो फूट फूट कर रोने लगेगा। ठीक, देखिए आगे है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, अब सोचिए, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए कि वो बताइए आपको बिना बोले कैसा लगता है, या आंखों के नेत्रहीन व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको अंधा होकर कैसा लगता है, तो ये प्रश्न ही निरर्थक है। लेकिन अपने आप को प्रसिद्धि दिलाने के लिए तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, फिर ब्रैकेट में फिर लिखा है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं ये कविता में मुख्य भाव प्रकट कर रहे हैं। कवि के द्वारा जो भी मुख्य भाव या जो भी प्रमुख रूप से कवि जो बातें करना चाहते हैं वो मुख्य भाव इसके माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, ब्रैकेट के माध्यम से। ठीक है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं ना। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब क्या होता है कि उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि वो रो पड़े, और भांति भांति से उसको कई तरह के प्रश्नों में उलझा लिया जाएगा। वो रोता रहेगा, फूट फूट रोता रहेगा, और इस चीज का भी हम इंतजार करेंगे। हम यहाँ किसके लिए, प्रस्तुतकर्ता या जो दूरदर्शन पर जो भी संचालक है उसके लिए, या जो भी टेलीविजन पर जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके लिए। तो हम उससे पूछेंगे कि क्या आपको ये दुख देता है, क्या इस तरह का कष्ट आप क्यों, आखिर कैसा दुख देता है। और हम इंतजार इस बात का करेंगे कि कब ये रो जाए, और वो तो रो ही रहा है। हम और इंतजार करेंगे कब
इसके साथ या अपाहिज के साथ सारे जो दर्शक हैं, सारे जो ऑडियंस हैं, वो भी फूट फूट कर रोने लगे। इस बात का हम इंतजार करेंगे, इंतजार करते हैं। आप भी रो पड़ने का करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उनकी मंशा यही रहती है कि किस तरह से उनको बताया जाए और पूछा जाए। ठीक है, वही लिखा है। कभी कहते हैं कि टेलीविजन कैमरे के सामने शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति से पूछेंगे कि जरा सोचकर बताइए, क्या आपको इस बीमारी से या इस जो अपाहिजपना है उससे आपको कष्ट होता है? क्या आपको दर्द होता है? कैसा लगता है? आप कैसा महसूस करते हैं? बार बार पूछकर कैमरे वाले इशारे करके उसको अपाहिज होकर बताते हैं कैसा लगता है आपको। तरह तरह की एक्टिंग या अभिनय करके बताते हैं कि आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है। तो वो अपने दुखों में इतना दुखी हो जाता है, बार बार उस अपाहिज से ऐसे ही सवाल करते हैं, बार बार कोशिश करने की सिफारिश करते हैं कि वह हमें सोचकर बताए कि उसे अपाहिज या शारीरिक रूप से दुर्बल होकर कैसा लगता है, वह कैसा महसूस करता है। कभी भी हम कविता की व्याख्या लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? हम उसमें लिखते हैं उसका प्रसंग। ठीक है, प्रसंग पता है प्रसंग का क्या अर्थ होता है? प्रसंग मतलब किस विषय से संबंधित, कब का ये प्रसंग है। जैसे अभी की हम बात करें तो यदि संदर्भ की बात करें तो संदर्भ यदि आ जाए आपको कि संदर्भ या संदर्भ प्रसंग सहित इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ क्या होता है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 4 से ली गई हैं, जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। इसके कवि श्री रघुवीर सहाय जी हैं। ये संदर्भ हो गया। अब प्रसंग क्या है? प्रसंग अर्थात कब का वर्णन है। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब प्रस्तुतकर्ता या जो दूरदर्शन करता है या जो कैमरामैन है वो एक अपाहिज या दुर्बल से व्यक्ति को ले जाकर कमरे में बंद करके या बंद कमरे में ले जाकर उसके तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और वो अपने दुखों से और बिलख बिलख कर रोने लगता है। बस ये हो गया आपका प्रसंग। और व्याख्या में आप संपूर्ण जो भी आपकी पंक्तियां दी हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से जो भी अर्थ या भाव छुपा है उसको आप बता देंगे विस्तार रूप से। तो कभी दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष का अर्थ होता है व्यंग करते हुए कहते हैं कि टेलीविजन कैमरे वाले ऐसे अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते और अपने कार्यक्रम को क्या करते हैं? अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अत्यधिक मनोरंजनपूर्ण या चुटीला बनाने के लिए बार बार अपाहिज व्यक्ति से यह प्रश्न पूछ पूछ कर रुला देते हैं और फिर दूरदर्शक गण भी मनोरंजन के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं कि हाँ अब रोएगा, अब रोएगा, अब रोएगा, और उसकी प्रतीक्षा करते हैं ताकि ये रो। अब उसके मन पर क्या बीत रही है, उसके दिल पर क्या बीत रही है, ये सिर्फ वही जान सकता है। कभी कहते हैं कि आपसे यह सवाल सीधे तौर पर नहीं पूछा जाएगा कि क्या आप उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछने वाला तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी मंशा यही रहती है कि बस यही जाना जाए कि क्या आप भी उसके रोने का इंतजार कर रहे थे। तो कवि ने ऐसा क्यों पूछा? प्रश्न आता है कि बताइए, मैं पूछती हूं आपसे प्रश्न, जवाब दीजिएगा कि कवि ने ऐसा क्यों कहा कि क्या आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं? और साथ ही साथ लेकिन आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सोच तो रहे हैं प्रस्तुतकर्ता कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या आप भी उस अपाहिज के रो पड़ने का इंतजार करते हैं या कर रहे हैं, लेकिन आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा? ये प्रश्न है, सुन लिया सबने? प्रश्न है कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दर्शक भी अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनसे प्रस्तुतकर्ता डायरेक्टली या प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं पूछेगा। इस प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे आप सभी से। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे उसकी फूली हुई आंखें, एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। जब वो फूट फूट कर रोने लगेगा, बिलख बिलख कर रोने लगेगा, तो हम उसकी उन्हीं फूली हुई आंखों को कैमरे पर लेकर आएंगे, ऑडियंस की भावनाओं के साथ या भावनात्मक दृश्य पैदा करेंगे। जितना अधिक भावनात्मक दृश्य समक्ष आएगा सबके, उतना ही उनको अधिक प्रसिद्धि मिलेगी और उनका जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से सफल होने की कगार पर है और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी रहेगी।
एक तो आंखें पूरी तरह से रो रो कर फूल चुकी हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे, क्योंकि अब फिर पुनः यहाँ पर कवि ने ब्रैकेट या कोष्ठक में लिख दिया है। कोष्ठक का अर्थ समझते हैं आप? कोष्ठक का अर्थ होता है ब्रैकेट, ठीक है। हिंदी में इसको कोष्ठक कहते हैं। किसको? ये जो ब्रैकेट्स रहते हैं इनको हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है। तो कोष्ठक में लिखने के पीछे कवि का एक ही कारण है कि उन पंक्तियों की तरफ या उन भावनाओं की तरफ कवि अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, या उन पर अधिक ध्यान हमारा फोकस्ड करके ये बताना चाहते हैं कि देखिए इस तरह से होता है। दूरदर्शनकर्ता या प्रस्तुतकर्ता इस तरह से अपने आप को सबके समक्ष रख के बताते हैं, ठीक है। कवि कहते हैं कि हम टेलीविजन कैमरे के समक्ष अनेक प्रकार के प्रश्न शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को रुला देंगे। कई तरह के प्रश्न पूछ कर उसको रुला देंगे, उसकी भावनाओं का गला घोंट देंगे। भावनाहीन मतलब किसी तरह की भावना नहीं, किसी भी तरह की संवेदना नहीं, किसको या किसके दिल पर क्या बीत रही इसका हमें कोई वास्ता नहीं। हमें तो बस अपनी प्रसिद्धि से मतलब, हमें तो अपने कार्यक्रम सफल होने से मतलब। और एक एक चीज, एक एक घटना वहाँ पूरा, जैसे कि आप भी जानते हैं, प्री डिसाइडेड है। और हमें क्या लगता है कि अरे वाह, अच्छा अचानक से कोई आ गए, फिर अचानक से कोई मसीहा बनकर आ जाता है, रोने लगते हैं। वो सब कुछ एक्टिंग है, वो सब कुछ इस तरह से किया जाता है कि हम सबको लगे कि ये बस अभी की घटना है। लेकिन कैमरे या बंद कमरे में क्या होता है वो यहाँ पर कवि ने हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके बाद हम दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति के आंसुओं से भरी हुई आंखों की बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कवि का अभिप्राय है, अभिप्राय का अर्थ होता है अर्थ, ठीक है, कहने का अर्थ। कवि का अभिप्राय है कि टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को अनेकों दफा मीन्स बार, अनेकों दफा मतलब कई बार, अनेकों दफा मीन्स कई बार, ठीक है, अनेकों दफा रुलाकर दर्शकों के समक्ष दिखाते हैं। अपाहिज व्यक्ति के आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ उसके होंठों पर आई बेचैनी को भी बड़ी से बड़ी शारीरिक कमजोरी की पीड़ा, वेदना और समझ सके, ताकि महसूस कर सकें। पीड़ा, दुख, वेदना, कष्ट, उसके मन की भावना को, उसके मन की पीड़ा को इस तरह से समझा जाए कि बस ऑडियंस भी मानो फूट फूट कर रोने लगे। और ऐसा होता है जब भी हम कोई रियलिटी शो देख रहे हों या कुछ इस तरह का कोई घटना देख रहे हों, तो हमें लगता है कि हाँ सच में ये क्या हो गया। दर्शक भी रोते हैं, और दर्शक रो पड़े तब समझिए उनको हरी झंडी मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही दर्शक भी किसी व्यक्ति के साथ रोने लगे तब समझिए उनका कार्यक्रम सफल हो गया, और वो पूरी तरह से अपने आप की जय जयकार करने लगते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था, सामाजिक रूप से किसी भी व्यक्ति को रुलाकर और सभी दर्शकों को या सभी ऑडियंस को रुलाना। सभी ऑडियंस रोने लगी, यानी उनका उद्देश्य हो गया सफल, ठीक है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से यही बताया है। अब क्या किया है, एक और कोशिश करते हैं। किस तरह की कोशिश? एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। देखो जरा, लिखा है ना साफ साफ, एक और कोशिश। अभी उस व्यक्ति को इतना रुलाया कि उसकी आंखें फूल गई हैं, लेकिन अभी भी उनका जी नहीं भरा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उद्देश्य से थोड़े से पीछे हैं। अपाहिज व्यक्ति रो रहा है, निर्बल व्यक्ति रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, उसकी आंखें फूल गई हैं, सूज गई हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी बस थोड़ी देर और। क्या चाहते हैं वो? धीरज रखिए, धैर्य रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं। दोनों यहाँ पर कौन है? एक तो अपाहिज व्यक्ति और दूसरे हैं दर्शक। दोनों से अर्थात एक है यहाँ पर अपाहिज व्यक्ति और दूसरे हैं दर्शक। तो अब उनका जो उद्देश्य है
उनका उद्देश्य यही है कि किस तरह से इन दोनों को एक साथ रुलाया जाए, और जब ये दोनों एक साथ रो लेंगे तब समझिए उनका उद्देश्य पूरा। और फिर तभी तो उन्होंने कहा है हम समर्थ शक्तिवान, हम सब कुछ कर सकते हैं और हम दोनों को एक साथ रुला देंगे, अर्थात हमारा हुआ उद्देश्य पूरा। कैमरा बस करा नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब वो चाहते थे कि दर्शक भी रोने लगे बहुत फूट फूट कर, जैसे कि अपाहिज रो रहा है, लेकिन कोशिशों के बावजूद भी, बहुत कोशिशों के बाद भी शायद दर्शकों की आंखों से आंसू नहीं आए। वो चाहते थे कि दर्शक भी रोएं, जहां पर भी बैठे सबकी आंखों से आंसू आ जाएं तो उनका बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हो। लेकिन फिर कहा चलो चलो, फिर ब्रैकेट में लिखा है बस करो बस करो बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब यहां पर उन्होंने, अर्थात कवि ने कितने सरल शब्दों से लिखकर यह बता दिया है कि उनके लिए वक्त की कीमत है। जितने कम वक्त में जितना अधिक आडंबरपूर्ण वो कार्यक्रम को बना सकें, बस उसी में उनकी वाहवाही है। किसी के करुणा को बेचकर, किसी के दुख दर्द की कीमत लगाकर या उसको रुलाकर वो कई हजारों या कई गुना कमा लेते हैं। अर्थात किसी की दया, करुणा या किसी की ममता या किसी के दुख दर्द को बेचकर वो कई रुपए कमाते हैं, उसकी भी कीमत है ना, अच्छी खासी मोटी रकम कमाते हैं। और जब कहीं उनको लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाया, बस 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 करो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, उनको कम समय में चाहिए अधिक, इसलिए वो अपने आप को अब रोक लेते हैं। अब मुस्कुराएंगे हम शब्द यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता या संचालक या जो भी टेलीविजन पर जो कटाक्ष किया है कवि ने, दूरदर्शनकर्ताओं की तरफ है, उनको ही इंडिकेट करता है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य, क्योंकि व्यक्ति क्या है, समाज का ही हिस्सा। एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। और साथ ही साथ अब वो कह देंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई थी। और बड़े बिल्कुल रुलासी हुई आंखों से वो धन्यवाद कहते हुए पर्दा उनका गिर जाता है। और हम जो दर्शक हैं, जो भोली भाली जनता है, उनको लगता है सच में कितने, मतलब ये व्यक्ति देखो जिनको कुछ नहीं चाहिए वो उस व्यक्ति के लिए इतना कर रहे हैं, फिर उसको रुला रुला कर कई तरह से फिर उसको ये दे दिया, कहीं ये उपहार दे दिया, कहीं ये खाने के लिए दे दिया, तो दर्शकों से वाहवाही भी बटोर ली और अच्छी खासी रकम भी। उनका उद्देश्य हो गया पूरा, और जिस उद्देश्य से वो लेकर आए थे उस अपाहिज को, वो उद्देश्य उनका पूरा हुआ। कवि कहते हैं कि टेलीविजन कैमरे के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बार बार अपाहिज को दिखाते हैं, ठीक है। वे दर्शकों से आग्रह करते हैं कि आप धैर्य रखिए, हम एक और प्रयास करके आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे। और उनका यह भी उद्देश्य है कि किस तरह से दर्शकों को भी रुलाया जाए, ठीक है। साथ ही साथ कवि कहते हैं कि जब, कवि का कहने का अर्थ है कि ये दूरदर्शन वाले बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को रुला देना चाहते हैं, या वह अपाहिज भी ऐसा चाहता है कि बार बार उसकी दुर्बलता को दर्शकों के समक्ष दिखाया जाए। हाँ, ऐसा भी होता है कि वो स्वयं भी चाहता है कि मेरी अपाहिज या मेरी लाचारी को या मेरी दुर्बलता को सबके समक्ष बार बार दिखाया जाए, शायद यही एक कारण है। उसके बाद दूरदर्शन वाले पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बनाकर दृश्य को वहीं रोक देंगे और इस कार्यक्रम के बंद होते ही हम दर्शकगण भी हंसने मुस्कुराने लगेंगे। ये थी वेदना की कीमत, ये थी दर्द की कीमत। लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाए, फिर वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे और रुलासे तरीके से कि हम इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्षमा चाहते हैं, और इस तरह से धन्यवाद, और हो गया कार्यक्रम समाप्त। इस कविता में कवि बताते हैं कि किस तरह से कमजोर व्यक्ति का कैमरे के सामने मजाक बनाया जाता है, और ये वास्तविक है। इस काव्य में शब्द का प्रयोग दूरदर्शन वालों के लिए हुआ है। कौन से शब्द का? हम शब्द का प्रयोग दूरदर्शन वालों के लिए हुआ है। वे स्वयं को ताकतवर और समर्थवान बताते हैं, किंतु वास्तविक अर्थों में दुर्बल हैं, क्योंकि वे एक कमजोर इंसान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और किसी कमजोर व्यक्ति को और कमजोर बना देना कहाँ की शक्तिमान है, कौन सा है, ठीक है।
तो यहां पर यही बताया कि देखिए बहुत बड़ी बात कही है यहां पर, इस बात को आप लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, मैं इसको अंडरलाइन करती हूं, ठीक। आप बहुत ध्यान से आप देखना, एक तो लाइन सीधी नहीं खींचती है मुझसे। चलो, ये कहना चाहते हैं कि वास्तविक अर्थों में वे दुर्बल हैं। कौन है दुर्बल? दूरदर्शन वाले या प्रस्तुतकर्ता। क्यों? क्योंकि ये कमजोर के सहारे अपने आप को शक्तिवान दिखाना, ये कहां की समझदारी है, कौन सी शक्तिमान है? हाँ, यदि आप वाकई में या वास्तविक रूप में समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, तो किसी समर्थ के सामने जाइए, फिर इस तरह की कहानी गढ़िए, तब पता चलेगा कि आप कितने बड़े शक्तिवान हैं। तो वे दुर्बल हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि वास्तविक अर्थों में वे दुर्बल हैं। कौन? हम, अर्थात देखो, हम शब्द का प्रयोग दूरदर्शन वालों के लिए हुआ है और यहां पर कवि ने उनको यही कहा है कि वे दुर्बल हैं, एक कमजोर इंसान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने से दुर्बल और कमजोर को सताने वाला व्यक्ति किस तरह से शक्तिशाली हो सकता है, बताइए? क्या अपने से दुर्बल व्यक्ति का मजाक उड़ाना ये हमारी बड़प्पन होता है, ये हमारी मतलब बड़ाई होती है, या हमारी शक्ति को प्रकट करता है? कदापि नहीं। कभी कभी हम भी देखते हैं, कभी कभी क्या, जहां कहीं भी देखा जाए एक निर्बल को या एक असहाय को, बेचारे को या लाचार व्यक्ति को ही सब सताते हैं। यदि किसी के घर में या कोई बेचारा सड़क पर अपनी झुग्गी या झोपड़ी बनाकर रह रहा है, तो उसको सब उसकी तरफ चले जाएंगे, ये उखाड़ो, ये बनाओ, ये हटाओ, वो करो। या फिर एक लाचार सा व्यक्ति, एक लाइन लगी है, मान लीजिए राशन की लाइन लगी है, राशन की लाइन लगी है, तो वहां पर भी सब अपनी अपनी झाड़ेंगे, आ जाएंगे बड़े बड़े कुछ तथाकथित लोग, उन पर अपना इस तरह से सत्ता जमाने की कोशिश करते हैं। जो ऑलरेडी झुके हुए हैं उनको और झुकाकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि दम है, यदि शक्ति है, तो ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करिए, तब समझें कि हाँ, आप वाकई में बुद्धिमान हैं और आप वाकई में या वास्तविक रूप में शक्तिशाली हैं। ठीक है? तो अपने से दुर्बल और कमजोर को सताने वाला व्यक्ति किस तरह से शक्तिशाली हो सकता है, यह सवाल कवि ने पाठकों के लिए छोड़ दिया है। क्या कोई अपने से कमजोर व्यक्ति को सताता है, क्या हम उस व्यक्ति को शक्तिशाली मानेंगे? क्या ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के लिए, देखो एक तरफ है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है, लेकिन एक प्रश्न यहां भी है, क्या जो दूसरों की सहायता करते हैं वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं या अपने आप की प्रसिद्धि पाने के लिए? क्योंकि कुछ भी जरा सा कुछ दान धर्म किया, खचाक 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 फोटो खिंच जाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या है ये? आप वास्तविक रूप में सहायता करना चाहते थे या फिर आप अपने आप की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते थे? नहीं नहीं नहीं, हम तो भाई दूसरों की सहायता करना चाहते थे। तो फिर ये इसकी जरूरत क्या थी? यदि आप कहते ना, यदि हम दान धर्म कर रहे हैं, तो यदि इस हाथ से दान धर्म किया है तो इस हाथ को भी पता ना चले कि आपने इस हाथ से क्या दान धर्म किया है, तब कहीं वो दान धर्म है। अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे मंदिरों में या कहीं भी जो गुप्त दान की पेटी रखी रहता है ना, बिल्कुल गुप्त दान महादान। तो आप गुप्त दान भी किस तरह से करेंगे? यदि कोई छोटी सी रकम करता है तो बड़े आराम से कर देगा, लेकिन बड़ी रकम करेगा तो पर्स निकालेगा, उसमें से बड़े बड़े नोट निकालेगा, फिर सबके सामने कहेगा और फिर ये भी कहेगा, भाई मैंने तो सोचा कि आज 2000 रुपए का या 10,000 रुपए का दान कर दूं, कह दिया। तो आप दान कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं? तो यहां पर दिखावे की ही दुनिया है और अक्सर व्यक्ति उन्हीं पर अपनी सत्ता जमाते हैं जो पहले से असहाय हैं। ठीक है? कैमरा में बंद अपाहिज कविता क्या है इसका देख लेते हैं हम। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल है, सहज है और प्रवाहमयी है। कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि लूज हो गई है, या कहीं भी हमें कविता ऐसी नहीं लगी है कि इसमें अब कसावट नहीं है। ठीक है? अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। काव्य तुकबंदी बंधन से परे है, मतलब तुकबंदी नहीं है, लयात्मकता या राइमिंग्स नहीं है, इसलिए इसको छंद मुक्त कहा जाता है, मुक्त छंद भी कहा जाता है। ठीक है?
समझ में आया? यदि और भी आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहे हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं चाहती हूं आप अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। समझ में आ गया है तो और देखिएगा, अच्छे से आगे बढ़ते हैं हम। बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरह से हम आपके समक्ष हर एक विषय की वीडियोस प्रस्तुत करते रहेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी दे सके। इसलिए आपके प्रश्नों को जानना आवश्यक है। जब भी किसी के जवाब देना होता है तो प्रश्न तो पहले जान लें। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, जो आपको सभी को स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।